तेरी जुल्फ का जब से जाहिर हुआ हूँ, नहीं कुछ रहा मैं जो शायर हुआ हूँ। ये है नदीम सिब्तैन आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ। नदीम बहुत अच्छे शायर और आर्टिस्ट। इंसान के पास जब बहुत कुछ होता है कहने के लिए तो वो मीडियम तलाश करता है। किसी का पूरा जो है एक मीडियम में पड़ जाता है, मगर किसी को जो है कई मीडियम का सहारा लेना पड़ता है जो उसके पास है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आज हमारे मेहमान हैं जनाब नदीम साहब। नदीम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ पे आने का। और दोस्तों, यहाँ जो हम मेहमान को बुलाते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि उसके साथ हम, जाहिर है कई लोगों के साथ जो यहाँ पे मेरे साथ आते हैं उनके साथ मैंने लंबा टाइम जो है वो गुजारा हुआ है, तो हम अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करते हैं। उसके साथ साथ जो है जो वो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में पूछते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। जो उनको मसाइल आ रहे होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। और आखिर में हम ये ज़रूर पूछते हैं कि आपने जो इतना काम किया है आप थके तो नहीं, आप अभी भी उम्मीद है आपको समाज बदलने के लिए या इस दुनिया को बदलने के लिए। तो नदीम, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, टाइम देने का। और और हाँ नदीम, हम शुरू करेंगे। बताओ लोगों को कि अपने बारे में बताओ, किस तरह ये शायरी की तरफ किस तरह आना हुआ। और हम बात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अपने बारे में सबसे पहले तो बताओ। थैंक यू कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया और वो दोस्ती का भरम रखा जो तुफैल अब्बास के ज़रिए जो है हमारी कायम हुई थी। और ज़की अब्बास, तुफैल अब्बास और फिर ये भी गुफ्तगू होगी हमारी इंशाल्लाह। तो शुरू मेरा स्टार्ट शायरी से इस तरह हुआ। मेरे वालिद आर्टिस्ट थे, मुसव्विर थे। डॉक्टर के अलावा उनके प्रोफेशनली वो डॉक्टर थे, लेकिन उनका ज़ौक़ जो था वो फाइन आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा था। क्या नाम था उनका? डॉक्टर रौनक। रौनक। डॉक्टर रौनक। तो वो जो है ना शायरी को भी बहुत समझते थे वो। फिर उनका ज़्यादातर जो है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उनका रुझान था। तो बाहर बहुत कुछ मैंने अपने वालिद से लिया और स्टार्ट जो है वो बचपने में गोद से ही जो है वो फाइन आर्ट की तरफ मेरा रुझान था। तो बाद में चूँकि मेरी वालदा की तरफ से शायर भी हैं हमारे ख़ानदान में, तो नाजिश नाजिश साहब थे, वो थे शायर। नाजिश अमरोही नहीं, साहब? नाजिश अमरोवी नहीं, हमारी वालदा के कज़न थे। ज़हन में नाम नहीं आ रहा। हाँ, तो वो रईस अमरोवी वगैरह के कंटेम्प्रेरी थे, उनके हम असर थे वो। तो बहरहाल उनके जो है ना बेटे भी थे शायर, और फिर उन लोगों के साथ रहा तो अदबी माहौल था, मुशायरे वगैरह होते थे। तो बचपन से जो है ना ये माहौल मिलता रहा, तो शायरी की तरफ भी रुझान रहा। तो मेरे ख्याल में तो शायरी और आर्ट जो है वो बाद में पता चला कि शायरी और आर्ट जो है ना वो एक ही चीज़ का नाम है। वहाँ जो है रंगों से तख़य्युल बुना जाता है, और यहाँ जो है वो लफ्ज़ों से तख़य्युल बुना जाता है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक मुँह कलम और कलम का फ़र्क है। अच्छा। ब्रश और पेन का फ़र्क है, बाकी जो है ना वो नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि शायरी में जो मटेरियल है, मैटर बहुत कम इस्तेमाल होता है, और कॉन्सेप्शन जो है वो बहुत बड़ा होता है। शायरी में कंसेप्ट जो है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि उसके मुकाबले में मैटर जो है वो बहुत छोटा होता है। यानी एक पेन, एक कागज से ही आप जो है मैं समझ काम ले लेते हैं और जो है ना आपने कॉन्सेप्ट को उतार देते हैं। लेकिन फाइन आर्ट में आपको मटेरियल बहुत चाहिए होता है। उसमें रंग हैं, ब्रश हैं, और कैनवस है, पेपर है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी मैटर बढ़ जाता है, और कॉन्सेप्ट उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप शायर हैं और उसको तख़य्युल में ढाल रहे हैं तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट भी बड़ा हो जाता है। अच्छा नदीम, ये तख़य्युल की आप बात कर रहे हो और अपने आर्ट की बात कर रहे हो, पेंटिंग्स की। आपकी पेंटिंग्स देखी है, मेरे ख्याल में 1000 से ज्यादा हाँ, पेंटिंग्स तकरीबन 1000 से ज़्यादा होंगी। अच्छा। तो अच्छा, इसके साथ साथ मैंने उन पेंटिंग्स में ये भी देखा कुछ तो रियल आप पेंटिंग कर रहे होते हो, मगर आपका एब्स्ट्रैक्ट की तरफ भी रुझान होता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों, एब्स्ट्रैक्ट का सहारा लेना पड़ता है?
और एब्स्ट्रैक्ट की तारीफ क्या है? देखिए, रियलिस्टिक आर्ट जो है वो मैं ज़्यादातर करता हूँ चारकोल से। ओके। रियलिस्टिक आर्ट यानी पोर्ट्रेट वगैरह या कोई जो है ना बिल्कुल रियलिज्म जिसके अंदर शो करना हो, तो मैं फिर जो है उसको कोशिश करता हूँ उससे लूँ। क्या बोलते हैं, स्केचिंग या चारकोल या जो है पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल वगैरह से जो है ना वो काम लेता हूँ, तो वो रियलिस्टिक आर्ट में होता है। पेंटिंग में भी मैं जो है ना रियलिस्टिक आर्ट लेता हूँ, लेकिन जो है मैं ज़्यादातर उसको एब्स्ट्रैक्ट में इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा मिजाज है शायराना, तो वो शायराना मिजाज के अंदर एब्स्ट्रैक्शन जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो हम ज़्यादातर जो है इशारे किनाइयों में बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी यही चीज़ होती है कि आप इशारे किनाइयों में यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा मौजू को समेट लेते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। और ये भी होता है कि एब्स्ट्रैक्ट आपने बनाई तो मैं आपका वो पीस देख के मैं कुछ और समझूंगा, कोई बिल्कुल ऐसा और ही है, कुछ और बिल्कुल ऐसा ही है, समझेगा। बिल्कुल। बरसात जैसे बादल हैं, जी। बारिश हो रही है, हम सबको बादल अच्छे लगते हैं, जो खूबसूरती जिस तरह से आती है। अब मैं किसी और तरह से ले रहा हूँ उसको, आप किसी और तरह से ले रहे हो उस बादल। अच्छा, मगर एब्स्ट्रैक्शन है वो, हाँ। एब्स्ट्रैक्ट से कन्वे हो रहा होता है बिल्कुल, मैसेज और आप पूरी लेके। यूनिवर्स के अंदर अगर आप बहुत उसके अंदर जाएं तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट ही नजर आ रहा है। सब जिंदगी, मौत और ये और वो फला ढिमका सब एब्स्ट्रैक्शन ही है। मजहब और कहीं खुदा और कहीं दो खुदा, कहीं 10 खुदा, कहीं जो है ना वो, ये सारा एब्स्ट्रैक्शन है और क्या आपका वो सलीम वाला टाइटल भी है। जी बड़ा हाँ, जबरदस्त था। वो आपकी पेंटिंग जो बिल्कुल है जकी वो साहब ने मुझसे लिया था काम, मंशूर के लिए। हाँ, हाँ। ये भी चले, आपने अच्छा याद दिलाया। हम्म। दोस्तों, जो नदीम से वैसे तो कराची की जानी पहचानी शख्सियत हैं, आज कोई जलसा जुलूस मुजाहरा मुशायरा कराची में ऐसा नहीं होता जहाँ पे नदीम ना हो, मगर नदीम से एक पुराना ताल्लुक है और हमारे एक कॉमन दोस्त हैं अली नासिर। तो अली नासिर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है और ये 25-30 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। तो हमेशा अली नासिर और नदीम जो है वो साथ होते थे। फिर तुफैल साहब, जकी भाई के आना, जकी भाई उस वक्त जो है वो मंशूर, माहनामा मंशूर देखते थे। तो मुझे आज भी याद है आपका टाइटल किस तरह छपा था। पहले टाइटल पे जकी भाई ने कितना उसको ठीक कराया था और वो मतलब बिल्कुल। सेटिस्फाई नहीं होते थे। हाँ। और उसके बाद फिर जकी भाई ने फरमाइश करके भी दूसरा शायद, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मंशूर पे टाइटल छपना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती थी। एक वो खासा होता था मंशूर का जो बहुत टाइटल उसके रेस्ट्रिक्शंस होते थे। होती थी हाँ, उनकी। हाँ। एग्जैक्टली। और लोग जिस तरह मंशूर के कंटेंट को इंतजार करते थे, उसी तरह उसके टाइटल का भी उतना बिल्कुल ही बिल्कुल इंतजार ऐसे। होता था कि क्या टाइटल इस महीने आएगा। तो वो हाँ। थोड़ा सा कुछ बातें बताओ। असल में जकी अब्बास हमारे उस्ताद भी रहे, और मैंने तो अदब और शायरी और फाइन आर्ट जकी साहब की महफिलों में बहुत कुछ सीखा उनसे। तो जकी साहब जो है ना रियली रेयर पर्सनैलिटी। तो फिर तुफैल अब्बास के साथ सियासी वो था। तुफैल अब्बास साहब जो उनके बड़े भाई थे, वो बहुत क्या उनके बारे में तो हम कमिटमेंट। हाँ, इतना बड़ा कमिटमेंट है कि वो उसके बारे में हम कोई राय देने से कासिर हैं। वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो उसके जकी साहब जब टाइटल बनवाते, कहने सिप्तन तुम जो ना वो बनाते हो, तुम टाइटल बनाओ, मैं तुमसे जो ना बनवाऊंगा वो मंशूर का। मैं बोला इससे बड़ा एजाज क्या होगा मेरे लिए। तो कहने कहना ठीक है, मैं तुम्हें जो है ना वो देता हूँ, मैं 2-3 टॉपिक उसके ऊपर बनाओ। तो उन्होंने खालिद अली का शेर था, अपने कांधों पे सलीब है अपनी। खालिद अली साहब का एक शेर था, तो कहने इस पर तुमने टाइटल बनाना है, ये शेर दे रहा हूं मैं, तो तुमने इस पर टाइटल बनाना है। तो फिर वो जो है ना वो टाइटल मैंने बनाया था। अच्छा, उस टाइटल पर वो मुतमईन नहीं हुए, तो कम से कम 4-6 मीटिंगें मेरी तो उनके घर पर हुई जकी साहब के, फिर वो मेरे घर आए। अच्छा। फिर भी मुतमईन नहीं हुए, कहने तुम मुझे अपना बताओ, वो जो तुम जिससे काम कर रहे होते हो ना, वो पेंटिंग के जो सामान है वो दिखाओ, मैं वहां से तुम्हारे को समझाऊंगा। अच्छा। फिर वो मेरे घर आए, घर आके उन्होंने बताया कि ये वाला कलर इस्तेमाल करो, ये ब्रश और इस्तेमाल ये करो, ये नदीम करो। एक टाइटल के लिए ये ये एक इतनी टाइटल बात के हो रही लिए है। इतना, एक टाइटल के लिए उन्होंने कम से कम 7-8 मीटिंगें, जिसमें 6 मीटिंगें उनके घर पर और 2-3 मीटिंगें मेरे घर पर हुई। क्या डेडिकेशन। व्हाट अ नाइस यार, व्हाट अ आज तो पर्सनालिटी। मतलब कट एंड पेस्ट किया और क्या, उठा के, बिल्कुल ऐसे ही। और जो है वो मतलब ये जो दुनिया जहाँ में रिसाले होते आप बताएं कि एक शेर के ऊपर उन्होंने जब मुझसे एक शेर के ऊपर जब ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हुए वो,
तो उसके बाद कहने के ना अब आया है, अब मजा आया है मुझे, आया मजा, अब उनको मजा आया। हाँ। और मैंने उसके कहा बाद अब ये वो- हासिल है मेरा। उसके बाद छपा, उसके बाद वो छपा, वो और बाकायदा मेरे टाइटल ख्याल में छपा। यकुम मई के ऊपर भी तुमने एक फिर एक बनाया यकुम था। मई पर था, उन्होंने मुझको कहा कि नहीं तुमने यकुम मई को बनाना है, इस तरह गिरफ्त में लेना है उसको, जो है ना मजदूर होगा और उसके जो है ना यूं। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया मुझको, कोई अच्छा। इंग्लिश उसमें ना, कहने के ना इस तरह का बनाना है, लेकिन इसके अंदर जो है ना मुझे मजा नहीं आ रहा, अच्छा, वो इंग्लिश टाइटल पे में मजा नहीं आ रहा, ओके। कहने इसके अंदर जो है ना ग्रिप नहीं है और दूसरे कलर सही नहीं है, अच्छा, इसकी कलर कॉम्बिनेशन तुमने जो है ना, मैं जो तुम्हें बताऊंगा उस कलर कॉम्बिनेशन पे लेना है और बिल्कुल इसको डिफरेंट कर देना है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट ये होगा। और उसको उसने जो फर्स्ट जो एक नंबर है, उस एक नंबर को उसने बड़ी मजबूती से थामा हुआ है। वो और एक नंबर क्या यकुम का, यकुम मई का, ओके। यकुम मई को मजदूर ने थामा, और मजदूर के जो है ना एक एक उसके मसल जो है ना नजर आने चाहिए। और और जो है ना हमारे जो कल्चर के जो लोग हैं पाकिस्तान के, कोई जो है ना हमारे कल्चर हमारे रिफ्लेक्ट कल्चर होना चाहिए, रिफ्लेक्ट ये होना नहीं चाहिए, यानी इंग्लिश ना कि हो। इंग्लिश हो हाँ। या रशियंस हो वहाँ पे। तो वहां पर जो है ना हमें धोती वाले भी दिखाने, पगड़ी वाले भी दिखाने, औरतें भी दिखानी उस तरह से, ये करके फिर मैं जब बना के लेकर गया, कहने का ना इसको ये कलर दो, उसको वो कलर दो, उसको ये दो, फिर ये उठेगा। फिर तकरीबन इसके ऊपर भी मेरी जो है ना 8-10 मीटिंगें हुई यकुम में। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। जो है ना बहुत कुछ सीखा है मैंने ज़की अब्बास और से। नदीम, अली नासिर के बारे में बताओ, वो भी बड़ा डेडिकेशन से उसने जिंदगी गुजारी है, उसकी कुछ यादें। हमेशा मैंने तुम्हें और अली नासिर को साथ देखा, मीटिंगों के अंदर आते जाते, मेरे ख्याल में तुमसे बहुत क्लोज है वो। अली नासिर का यूं है कि वो एक तो मेरा महल्लेदार था वो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, और दूसरा जो है ना उसके अंदर भी जुस्तजू थी सीखने समझने की, मेरे अंदर भी थी। हमारी जो है ना मेरी इंटर में मेरे ख्याल में उससे क्लोजनेस हुई। वैसे तो हम लोग बचपन में क्रिकेट वगैरह साथ खेलते थे, तो उसके बाद जो है ना वो क्लोजनेस हुई जो इल्मी हवाले से, इसके हवाले से, तो वो इंटर के बाद हुई। तो फिर वो उसको भी अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था, अच्छा, उसको अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था, मुझे भी जो है ना अंग्रेजी सीखने का शौक था। तो हम दोनों फिर जो है ना उर्दू में बात ही नहीं करते थे, अच्छा, फिर वो अंग्रेजी में ही हम लोग बात ये करते मुझे थे। नहीं पता अच्छा, था। अच्छा, वो अंग्रेजी से हमारी असल दोस्ती हुई, वो जो अच्छा। क्लोजनेस हुई ना। अच्छा, हमारी लड़ाई भी हो रही है तो वो भी अंग्रेजी में हो रही है, और पूरा मोहल्ला जब देखता था हमें कि जो है ना ये लोग अब इनकी लड़ाई देखेंगे वो इंग्लिश में लड़ेंगे। अच्छा, तो हम बहरहाल बहुत ही जो है ना फिर हम उसी और के अंदर नजरियाती सफर भी साथ फिर शुरू हुआ। यही जो है ना नजरियात में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारी जो है ना डिस्कशन, बहसें, मुबाहिसे मजहब के ऊपर, सारे मजाहिब के ऊपर हमने फिर डिस्कस की, और फिर उसके बाद जो है ना हर मजहब के अंदर गए हम। अच्छा, हाँ, हर मजहब के जो है ना उसके इबादत गाहों में गए, वहां जाके हमने सीखा समझा, उनकी किताबें पढ़ी। फिर उसके बाद जो है ना अंग्रेजों से हमारे, चूंकि अंग्रेजी से ताल्लुक था तो फिर हमारी अंग्रेजों से ताल्लुकात हो गए। फिर हम लोग साथ ही जो है वो होटल में भी हमने जॉब की। अच्छा, वो भी हाँ, साथ की। वो भी साथ जॉब की हमने। तो रिसेप्शन पर हम लोग ट्रेनिंग पर थे, फिर रिसेप्शन वगैरह ये वो हमने सारा, वेटरी तक के हम लोगों ने सीखा, कुकिंग ये वो सारी चीज़ें हम लोगों ने साथ सीखी। तो वहाँ पर अंग्रेज, चूंकि वहाँ हमें एक लालच था कि वहाँ अंग्रेज आते हैं, हम अंग्रेजी बोलेंगे वहाँ। इसलिए हाँ, तुमने जो है इसलिए वो होटल की जॉब क्या की। बात। तो वो हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है, वो अंग्रेजी के अंदर इतना इन्हिमाक हो गया, इतनी गर्क हो गया अंग्रेजी के अंदर, मैंने अंग्रेजी में ही शायरी शुरू कर दी। अच्छा, हाँ, फिर वो एमए इंग्लिश वगैरह के अंदर गया, तो वहाँ तो जाहिर है वो अंग्रेजी ही होती है। फिर अमेरिका जाने का एक था कि जो ना उधर मैं चले जाएंगे। वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ जाके फिर हमने जो ना ये होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है हमारा, ये बहुत काम आएगा हमें। अच्छा नदीम, अभी शायरी की तुमने बात की, 3 किताबें हैं मेरे ख्याल में आपके क्रेडिट के ऊपर, ऐसे ही? 3 ये 3 ही किताबें, आई बिल्कुल हैं। 3 हैं, तो फिलहाल 3 हैं। अपने नाम बताओ किताबों के। मेरी पहली किताब आई 2005 में, जिसका नाम था लम्हा लम्हा। सही। और उस किताब का जो, चूंकि सीखा था हमने ज़की साहब से कि जो ना टाइटल शेर को किस तरह से जो है वो आर्ट में कन्वर्ट किया जाता है। खालिद अली के जैसे शेर से मैंने बताया आपको, सलीब वाला। तो पहली किताब मेरी 2005 में आई, और उस शायरी का इलस्ट्रेशन, या आप समझ लें उसमें शायरी के अंदर नज़में थी उसमें नज़में, ज़्यादा, हाँ नज़में ज़्यादा थी, गज़लें भी थी उसमें, लेकिन उसका इलस्ट्रेशन फाइन आर्ट में किया था मैंने। मतलब हर गजल का, हर नज़म हाँ, का तकरीबन ज़्यादा इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन, सामने वाले सफ़े के हाँ, ऊपर अपनी शायरी शायरी से किया, किया वो हुआ, अपनी आर्ट आर्ट से किया किया था। हुआ। उसका टाइटल भी मैंने बनाया था लम्हा लम्हा का। अच्छा, दो उसमें फेसेस थे। एक फेस था सूरज,
यानी तुलू हो रहा है और एक जो ना डार्क में चला गया था। अच्छा और वो मैंने अपने वालिद से लिया था इंस्पायरेशन। अच्छा क्योंकि मेरे वालिद का जिस दिन इंतकाल हुआ था उसी दिन ये टाइटल मेरे जहन में आया था। वो मैं तकरीबन 2 साल से जो ना इस टाइटल के लिए तड़प रहा था, लेकिन जिस दिन इंतकाल हुआ कब्रिस्तान में बैठकर यूं ही मैंने बस तिनका था मेरे हाथ में, वो मट्टी थी और कब्र खुद रही थी। मैंने यूं बस यूं करते करते एकदम मैंने कहा अरे मुझे तो लम्हा लम्हा का टाइटल मिल गया। तो वहीं और वहीं से जो है ना, यानी एक नस्ल जा रही है दूसरी नस्ल आ रही है, लम्हा लम्हा। मैं समझ गया, ये 2005 में आई। उसके बाद 2005 में दूसरी किताब आपकी, दूसरी किताब मेरी आई पूरे तन का अधूरापन। वो इसकी तो मेरे ख्याल में आपने लॉन्चिंग भी आर्ट्स दोनों की काउंसिल, लॉन्चिंग हुई है, आर्ट्स काउंसिल में आर्ट्स हुई है, काउंसिल में हुई दोनों है, की आर्ट्स दोनों की काउंसिल आर्ट्स में काउंसिल में हुई है। हुई। राइट। तो दूसरी किताब पूरे तन का अधूरापन, और उसका भी इलस्ट्रेशन था। एक सफे पे एक शायरी, सफ़े पर एक शायरी, सफे पे हाँ, जो है वो, एक सफ़े पर आर्ट। तो फिर तीसरी किताब गूंगी जनता बहरे हाकिम, गूंगी जनता बहरे हाकिम तीसरी किताब, वो कतात पर थी, राइट। कतात पे मबनी थी। तो इन तीनों के टाइटल भी मैंने बनाए थे। अच्छा नदीम, एक और चीज मुझे पूछनी है, अब बहुत ही अजीब बात है। खालिद अली साहब जो नाम है, जो इज्जत है उनकी, वो हमारे दिलों में है, और मैं उनसे बहुत क्लोज रहा हूँ एक टाइम के ऊपर। हमारे हर जलसे, हर जुलूस में उनका आना होता था, बज़्म मंशूर में वो होते थे। उनका मंशूर के ऊपर उनका शेर हमेशा से जो है वो छपता है। एक कंट्रोवर्सी है इन बिटवीन यू एंड खालिद अली। आप ये क्लेम करते हो कि आपकी कुछ नज़में या कुछ गज़लें जो है वो खालिद अली साहब की जो दूसरी किताब छपी वो उनके नाम से छपी हैं। मतलब मैं तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अगर खालिद साहब खुद होते, और वो तो ये काम कर भी नहीं सकते थे। तो ये क्या हुआ है, मतलब ये इतनी ये हरकत कैसे की है, मतलब। और मैं यहाँ पे आपके सामने आपके मुंह पे कह रहा हूँ कि खालिद अली और आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आपके अगर नज़में या गज़लें उनके नाम से, इतने बड़े शायर के नाम से, हमने तो ज़िंदगी में यही होते देखा कि बड़े लोगों का कलाम जो है वो मतलब कम शायर जो होते हैं उससे नीचे दर्जे के जो शायर होते हैं वो छापते हैं अपने नाम से। तो ये उल्टी गंगा किस तरह बह गई, ये क्या है? मुझे मतलब तकलीफ होती है ये बात सोच के भी ना। इसके बारे में तो बताओ कुछ। देखिए, खालिद अली से मेरा जो ताल्लुक रहा मंशूर के बाद ही शुरू हुआ था वो। मंशूर हाँ, आते थे, हम मंशूर था साथ मेन, होते हाँ थे। साथ होते थे। फिर एक मुशायरे में जब खालिद अली साहब सदारत कर रहे थे, लांडी में मुशायरा था, उसमें जो है ना, जब चूंकि हम जूनियर शोरा में थे तो स्टार्ट मैंने ही किया था, स्टार्ट या 2-3 शोरा के बाद जब मैंने नज़म पढ़ी तो अच्छा, खालिद अली का मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा जो ना कद है। जब वो आए तो वो सारे जो ना बहुत ही इज्जत, हो मैंने बोला यार बहुत बड़े शख्सियत। एक तो वो शायर बड़ा, फिर वो कैरेक्टर, कैरेक्टर बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा कैरेक्टर, बहुत बड़ा। उनसे बड़ा कैरेक्टर मैंने नहीं देखा आज तक। तो उसके बाद जो है ना, उन्होंने जब जैसे ही आए वो, फिर मेरी जब बारी आई मुशायरा पढ़ने की, मैंने जब शेर पढ़े अपने, तो यकीन करें कि पूरे मुशायरा गाह में सबसे ज्यादा दाद देने वाले खालिद अली थे मुझे। अच्छा। और मैं जिस वक्त पढ़ के खत्म किए मैंने नज्म, तो उसके बाद जो है ना वो खड़े हो गए, खड़े हुए और खड़े होकर मुझे लगा लिया सीने से, कहने के ना तुम हो मेरे जानशीन। अच्छा। अरे यार, मैंने कहा यार कहाँ खालिद अली, कितना नाम सुना हुआ इनका, और आज इनकी जो है ना वो इज्जत अफजाई देखकर मैंने, ओफ माय गॉड, मैंने कहा ये तो कमाल हो गया ना। तो कहने के ना बहुत बड़ा, जो बहुत जबरदस्त शायरी की तुमने, और तुम इस उम्र में, क्योंकि उस वक्त उम्र कम थी, तो कहने, कम से कम 25 साल हाँ की बिल्कुल बात ऐसे ही है। कर रहे होगे। तो कहने बहुत बहुत जबरदस्त जा रहे हो और इसी तरह चलते रहना। तो अच्छा, वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने उनका इंटरव्यू लिया। गाड़ी में नहीं बैठते किसी थे, के साथ गाड़ी में नहीं बैठते थे, और ये मुझे फखर हासिल है कि मैंने उनका इंटरव्यू किया। अच्छा। वो कहने मैं तुम्हें दूंगा इंटरव्यू। अच्छा, वो फिर मैंने जब स्कूल बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर बनाया अपने वहां पर शेरशाह में, तो जब मैंने अपनी जगह पे जब किया तो उसको जो वो लिखा मैंने, एक तो जकी साहब का वो कलम, ठीक है, मंशूर का कलम, वो कलम मैंने बनाया बीच में, और फिर वही जो टाइटल शेर है, हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना, ये बड़ा बड़ा शेर लिखवाया मैंने।
अब खालिद अलीग तो मेरे लिए जो है ना बहुत ही बड़ा नाम है, बाप। वो उस्ताद बाप। और तो उनका हुआ क्या क्या ये तो बताओ। अब मैं बदलती दुनिया में था, अच्छा। बदलती दुनिया में हम लोग साथ काम करते, बदलती दुनिया में कई टाइटल छपे हैं मेरे। हाँ मैं अच्छा। कई टाइटल हाँ, तुम्हारे और छपे हैं। खालिद अलीग भी जो है ना मुंसलिक थे, कमांडर अयूब और मंजूर रजी और सारे हमारे जितने भी थे। इन्होंने पता नहीं क्या किया, वो खत्म हो गया, बदलती दुनिया इस्लामाबाद चला गया, पिंडी चला गया, फिर हम लोग जो है यहाँ पर निकालते रहे। फिर हम जो है ना एकदम वो किताब आई, मैं आर्ट्स काउंसिल में खड़ा हूँ, मैंने जब वो खालिद अली की किताब देखूं और मैं ना लूं तो जाहिर। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसी किताब वो देखते देखते मेरी खालिद अली की, मैंने एकदम किताब उठा ली। किताब उठाई तो उसका नाम था किताब का गुफ्तगू अवाम से। अच्छा। ये खालिद अली साहब के इंतकाल के बाद की बात है। दोनों किताबें इंतकाल हाँ, के बाद आई हैं, पहली किताब भी और वो उसका वो था बदलती दुनिया, सही। जो उसके जो छापने वाले थे बदलती दुनिया थे। पहली किताब जुबैर ने छापी थी, मंशूर। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ तो हाँ, ये जुबैर ने तो नहीं छापी। ये बदलती दुनिया ने छापी थी, लेकिन लेकिन उसके मुशावरत के अंदर जुबैर का भी नाम है। अच्छा। मुशावरत में जुबैर का भी नाम है, मंजूर रजी का नाम है। जुबैर ने बड़ी डेडिकेशन से पहली किताब छापी बिल्कुल है, ऐसे ही है, मतलब बड़ा बिल्कुल काम किया है उसने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो है ना उन्होंने, मैंने पढ़ा, मैंने बोला यार खालिद भाई की नज़में मैंने पैसे भी दे दिए उसको, नहीं अभी पैसे नहीं दिए मैंने किताब वाले को, मैं पढ़ता ये यार ये मैंने नज़म पढ़ी हुई है, खालिद भाई की है, ये तो कहीं और मैंने पढ़ी है। अबे तो मेरी नज़म है भाई। दूसरी देखी, वो भी मेरी नज़म, कम से कम 17-18 नज़में मेरी। अरे मैंने बोला ये क्या यार, मैंने उसको फौरन पैसे दिए, मैं लेके घर आ गया। तो 2-3 नज़में देखकर ही मैं घर ले आया। तो घर आया तो वाइफ ने देखा कि नहीं तो आपकी नज़में सारी। मैंने बोला निकालो मेरी किताबें जरा। वो किताबों से मैच किया तो वो, अरे यार ये क्या ये बंद क्या किया इन लोगों ने, ये क्या किया पागलपन, कहाँ खालिद अली और कहाँ मैं। मैंने कहा चलें बहरहाल, ये अगर किस्मत की बात है तो इतने बड़े शायर के साथ मुझे अटैच कर दिया। मेरा तो मकसद है, मेरा पैगाम है जहां तक पहुंचे, इनके जरिए ही जा रहा है तो जाया करे। तो आपने बात की उन लोगों से कि हाँ हाँ, अरे मैंने जो है ना दोनों किताबों को एक सफ़ा उसका रखा, एक सफ़ा अपनी किताब का रखा, और मैंने कहा ये इस सन में शाया हुई है और ये इस सन में शाया हुई है। ये मैंने कई नज़में ऐसी हैं जो खालिद भाई के सामने पढ़ चुका हूँ मुशायरों में। अच्छा। ये कई नज़में ऐसी हैं। उन्होंने कोई जवाब दिया आपको, तसल्ली बख्श या क्या कोई तसल्ली उन्होंने- वो किसी ने, वो मैंने फेसबुक पे लगा दिया, जब लगाया तो वहां से वो किसी ने कहा कहने के ना भाई जुबैर तुम जवाब दो, तुम ही हो वो तो। कंपाइलर। हाँ, तो जुबैर ने जो है ना कहने के ना भाई नदीम सिप्तैन आप जो है ना वो यानी कि डिग्रेड करके जो है ना वो कर रहे थे बात। तो मैंने कहा कि ना बहरहाल मेरा पैगाम था वो पहुंच गया, आपके जरिए पहुंचा, आपने उल्टी हरकत की है तो उल्टे ही जरिए पहुंच गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेसर तौसीफ साहब से बात की, उनका भी नाम मुशावरत में था। मैंने कहा ये हरकत हुई है, कहने तुम एक काम करो, मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग बुलाकर जो है ना इन सबको बुलवाते हैं, कमांडर अय्यूब वगैरह सबको, और जो है ना ये किया क्यों ऐसी हरकत। कोई क्लेरिफिकेशन उन्होंने किसी चीज में कोई दी? क्लेरिफिकेशन नहीं, मैंने बस कहने के ना इसको पे मंजूर अजी को कहा तो कहने इस पर तो तुम्हारा केस बनता है। मैंने बोला तुम लोगों का मुशावरत में नाम लिखा हुआ है, तुम लोगों ने कैसे ये इजाजत दे दी है नज़में। नाम लिखने को लिख हाँ, देते हैं। कहने यार वो लिख दिया उसने, लेकिन जो है ना हमसे पूछ कर नहीं किया वैसे। तो बहरहाल मैंने भी दरगुजर किया, कहने मैं मंजूर अजी ने कहा यार तुम्हारा भी काम पैगाम था ना, पैगाम पहुंच गया जिस तरह से भी गया। अच्छा नदीम, चलो ये बात भी हमने कवर की। हम अपने इस इंटरव्यू में कुछ सेकंड निकाल के आपकी तमाम तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे, जो कुछ तस्वीरें हमें समझ आएंगी वो नाजरीन को दिखाएंगे। तो एक और आपकी बड़ी प्यारी नज़म मुझे लगती है, इनकलाब वो इनकलाब वो इनकलाब, मगर मैं आपको कोई प्रेशराइज नहीं करूंगा। जो चीज़ आपके पास है और जो आप सुनाना चाहें वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं प्लीज। अभी मैंने घर पर जो है ना वो आप कर दिया था, तो आपको वो इनकलाब वाली ही सुना देता क्या हूँ। बात है, क्या बात है। तो उसके जो आखिरी बंद है, हाँ, चूंकि वो ठीक है। काफी तवील बहुत नज्म है, बहुत हाँ तवील है। बहुत तवील नज्म है। आपको एक मुशायरे में मैंने पढ़ते हुए वो देखा था, वो मुझे एकदम क्लिक कर गया था ना। वो जो ना उसके चंद अशार हैं, 3 बंद हैं जो आखिरी के बंद हैं, जो मुहासिल है, हाँ, बिल्कुल। इस नज्म का मुहासिल है। खा रहा है अब जमाना पेचताब, वाह।
खा रहा है अब ज़माना पेचताब, है नया ये आलमे ताज़ा कबाब, है नया ये आलमे ताज़ा कबाब, बढ़ रहा है जिंदगी का इज़्तिराब, बढ़ रहा है जिंदगी का इज़्तिराब, जागती आंखों में उतरा है ये ख्वाब, जागती आंखों में उतरा है ये ख्वाब, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, भूखे नंगों की जुबां पर आ गया, भूखे नंगों की जुबां पर आ गया, सारे मुल्कों के दिलों पर छा गया, खुल रहा है आलमे इम्कान पर अब अवामी राज की ताकत का बाब, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, बस जो ये बेकार और बेरोजगार, बस जो ये बेकार और बेरोजगार, कल सब हो जाएंगे मसरूफ कार, कल तलक सब हो जाएंगे मसरूफ कार, सोच लें इस बात को सरमायादार, सोच लें इस बात को सरमायादार, सब सवालों का है ये वाहिद जवाब, सब सवालों का है ये वाहिद जवाब, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। नदीम बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अच्छा नदीम, एक आखिरी सवाल है, बहुत टाइम मैंने आपका लिया। आखिरी सवाल ये है कि आप भी स्ट्रगल में हो, अपने हिसाब से करते हो, सियासी काम भी करते हो, शायरी भी करते हो, आर्ट आर्ट भी करते हो, पेंटिंग भी करते हो। ये जो इतने साल गुजरे हैं, अगर हम बिल्कुल उस तरह देखें कि हमने क्या पाया क्या खोया, तो पाने वाला जो मामला है उसमें लगता है कि शायद बहुत कम पाया या पाया नहीं। तो कहीं नाउमीदी तो नहीं है क्या? ये आज भी ऐसा लगता है कि काम करना चाहिए, नई दुनिया मुमकिन है, समाज को बदला जा सकता है, नई नस्ल समाज को बदल सकती है, या कोई नाउमीदी के बादल हैं? इसके बारे में मुझे बताओ और मैसेज दो आगे, क्या कहना चाहोगे तुम लोगों के लिए? देखिए, जमाना जो है वो हमेशा आगे बढ़ता है, ये साइंस है, कभी साइंस रुकती नहीं है, हमेशा जो है तब्दीली, वो दम दम आ रही है, कुन फयाकून, दम दम आदम, अल्लामा इकबाल का जो शेर है। तो मुसलसल जो है ना, वो इतनी जो है ना बारीकी के अंदर तब्दीली है, इतनी बारीक बारीक तब्दीली है कि जो है ना हम उसको कवर नहीं कर सकते, कंट्रोल देख नहीं सकते। और अब तो इतनी रैपिड चेंजिंग है आज के दौर में, इतनी, और हमें पता है अच्छी तरह कि आलात पैदावार ही ज़माने को बदलते हैं। सही। ठीक है, ये साइंटिफिक थ्योरी है। और आलात पैदावार आज आप देख लें कि नहीं कहाँ नदीम, कहाँ से कहाँ पहुंची जिस हुई है। तरह तुमने शायरी में कहा इनकलाब हो इनकलाब हो इनकलाब, इनकलाब क्या है? बहरहाल तो लगता है कि इनकलाब आएगा, आज कहीं बिल्कुल है, नजर नहीं आ बिल्कुल रहा। है, आज ही के दौर नजर आ रहा है, आज ही हमें अभी नजर आ रहा है। जबरदस्त। पहले शायद इतना नजर नहीं आ रहा था जितना आज वाज़े अब नजर आने लगा है। तो फुल उम्मीद है, फुल उम्मीद, 110% उम्मीद बढ़ के बढ़ चुकी है। वजह ये है कि आपकी जो है ना जो चेंजिंग है उसके अंदर आपका इतना पहले ये होता था, सरमायादार जब खाना पकाता था ना, जब होटलों में हम देखते थे, 5 स्टार होटलों में, तो वो खाना फेंक दिया जाता था, आज वो फेंका नहीं जाता। आज उनके पास इतनी जो है ना कसरत से चीजें आ रही हैं, तो असल तो जो है ना कम्युनिज्म या सोशलिज्म का जो है ना बात अब आएगी कम्युनिज्म की, कि आप जो है ना सबको दो। पहले जमाना ये था, पहले हमारा जमाना ये था कि हमें छीन लेना है, हम गरीब ज्यादा हैं, मुफलिसी ज्यादा है, लिहाजा वो चंद जो हमारा जो चूस रहे हैं उनसे हम छीन लेंगे। तो अब क्या आज खुशहाली की तकसीम की बात है, पहले गुर्बत की तकसीम की बात थी कि हम उन्हें भी अपनी जैसा गरीब कर देंगे। अच्छा। आज खुशहाली की तकसीम की बात है। मगर चेंज से आप होपफुल हो? होपफुल, देयर इज चेंज, हमारी अपनी जिंदगियों के अंदर चेंज आ रहा है। कितना चेंज आया है, आप 25 साल में, हम लोग तुफैल अब्बास साहब के जब शागिर्द थे, आप और हम लोग सब, तो वो जमाने में और आज के जमाने में चेंज तो हर लम्हे चेंज। पहले मूछें दाढ़ी नहीं थी, अब मूछें दाढ़ी आ गई हैं, उसका मतलब है चेंज है। सफेद बाल नहीं थे, सफेद बाल हो गए। एक वक्त होगा कि हम हैं, वजूद है, कल वजूद नहीं होगा। ये तो कायनात के अंदर, इनकलाब आएगा, बिल्कुल कायनात की इंस्ट्रक्शन में मौजूद है, कायनात की इनर कोर में मौजूद है चेंज। और नई दुनिया देखेगा, बिल्कुल नई अगर दुनिया। हमने ना भी देखी तो आने वाली नहीं। हमारा जो कम्युनिज्म या सोशलिज्म का जो फिलॉसफी थी, वो फिलॉसफी थी
जब सोवियत यूनियन इनकलाब आया था, वो हम गुर्बत की तकसीम की बात थी। वो गुर्बत की तकसीम की थी कि हम जो है ना, जो अमीर हैं उन्हें भी गरीब कर देंगे। नहीं, ये कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, इस तरह तो नहीं, मतलब जो वसाइल थे उनको बांटने की बात थी। तो वो भी गरीब हो जाएंगे ना, जब गुर्बत इतनी सारी हो। मसलन 10 रुपए हैं उसके पास, और हम जो है ना 50 लोग हैं, तो 10 में से 4 आने हैं, तो 4 आने उसके पास भी जाएंगे। तो अभी क्या आप कह रहे हो? अब तो खुशहाली की तकसीम होगी कि यानी इतना अच्छा, प्रोडक्शन की वेल्थ इतनी डंप वेल्थ है, ज्यादा हो गई वेल्थ है ज्यादा तो होगी, वेल्थ अब सरमाया बढ़ बहुत सकता हो। है। हम सरमायादारी के खिलाफ नहीं, सरमाया हम खुद, हमारे पास ये है तो ये भी हमारा सरमाया, ये भी हमारा सरमाया है। सरमाया के खिलाफ नहीं होना है हमें, जो है ना नहीं, सरमाए के खिलाफ तो हो ही नहीं सकते। सरमाया ही तो मजदूर पैदा असल करती है। सरमाया मजदूर पैदा सरमाए करती के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। सरप्लस वैल्यू, जो असल चीज है सरप्लस वैल्यू। अब ये बताइए आप, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, मार्क्स का वो इंजन वाला फलसफा कहां गया जब वो उसने देखकर कहा था कि ये इनकी गोरकन बनेंगे? देयर इज टू मच डिफरेंट। कल मजदूर के पास खोने के लिए जंजीरें थीं और कुछ नहीं था, सिर्फ जंजीरें थीं खोने के लिए। आज उसके पास नौकरी है 1 लाख रुपए की। आज के मजदूर के पास जो आज जो अक्सरियत में जो पढ़ लिख कर जो लड़के, जो नौजवान, जो इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर जो जा रहे हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो वो फिर इनकलाब के लिए वो कैसे इस तरह बांटेंगे? का इनकलाब नहीं आएगा, वो तो खुशहाली की तकसीम होगी। वो गुर्बत की तकसीम थी, खुशहाली की तकसीम होगी। तकसीम में फर्क आ गया। हमें उस चीज को समझना चाहिए। हम साइंटिफिक लोग हैं, हमें अकीदा परस्त नहीं होना चाहिए। हमारे जो मार्क्सिज्म या वो हमारे जो कॉमरेड हैं, वो अकीदा परस्ती के शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है ना बस अकीदा परस्ती है उनके पास। नहीं नदीम, मामला तो ये है ना कि अगर ऑपरेशन है, इस्तेसाल है किसी भी माशरे में, किसी भी सूरत के अंदर, तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस होगा, राइट? अभी अगर आप खुशहाली की बात भी कर रहे हो, तो खुशहाली, ऑपरेशन तो अपनी जगह है ना। अगर आईटी की आपने जैसे बात की, तो इलॉन मस्क जो है वो कितना बड़ा बिलियनियर है, क्या वेल्थ है उसकी, और अगर कोई आईटी वाला बच्चा लाख रुपए कमा भी रहा है, तो वो तकसीम तो नहीं हो रही है ना। तो तकसीम, और ये तो आपने आईटी की बात कर दी। आज भी जो गांव के अंदर खेतों के ऊपर जो हारी हैं, वो स्लेव से बुरी बॉन्डेड लेबर है। हमारा ये मसला बॉन्डेड लेबर का आज भी है। तो कोई भी चीज बदली नहीं है। आप कह रहे हो खुशहाली की तकसीम, तो खुशहाली तो मतलब गुर्बत की तकसीम तो है ही नहीं। कल भी अमीर था, जो जो काबिज था रिसोर्सेज के ऊपर, वो कल भी अमीर था, वो आज भी अमीर है। वेल्थ हो सकता है ज्यादा बढ़ गई हो, अगर आप डॉलर की क्वांटिटी की बात कर रहे हो या वेल्थ की बात कर रहे हो तो वो बढ़ गई हो, मगर तकसीम तो अनइक्वल है। तकसीम तो वो है नहीं, उस तकसीम की हम बात करते हैं। देखें, हम जो आईटी का मसलन वो 1 लाख कमा रहा है, तो उसका जाहिर है सेठ जो है वो 1 करोड़ कमा रहा होगा। या इससे भी ज्यादा। इससे भी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। दुनिया के जो 65 अमीर तरीन लोग हैं ना, 65, 65 ओनली, वो पूरी दुनिया के जो 50% लोग हैं, उनसे ज्यादा वेल्थ उनकी है। तो आप इसको खुशहाली की तकसीम कह लो या आप इसको गुर्बत की तकसीम कह लो, क्या मतलब अनइक्वेलिटी है, इनइक्वेलिटी है, और ये ऑपरेशन ही है। अनइक्वेलिटी, देखें बात सुने, हम उस अनइक्वेलिटी को हम उस फॉर्मूले पर नहीं ले सकते जो था कभी। वो फार्मूला ही चेंज हो चुका है। यानी अगर कहीं अनइक्वेलिटी कोई देख रहा है, तो वो अपने हिसाब से उस अनइक्वेलिटी को इक्वलाइज करेगा। और जहां तक बात है आपकी हमारी बाउंडेड लेबर और हमारे यहाँ जो ज़राअत का जो शोबा है, या उसके अंदर जो किसानों की जो गुर्बत है, वो जहां तक बात है, तो वो हमारे पाकिस्तान का फ्यूडलिज्म है। उसका ताल्लुक हमारे फ्यूडलिज्म से, उसका ताल्लुक जो है ना जो मौजूदा जो इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक जो चल रही है, उससे ताल्लुक नहीं है। अगर वहां पर भी जो है ना गो के, चूंकि हमारा ईमान एतिकाद है इस बात पर, और चूंकि साइंटिफिक बात है ये, कि ज़राए पैदावार से आलात पैदावार से ज़राए पैदावार से ज़माना चेंज होता है। तो जाहिर है वहाँ तक के आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जब जा रहा है, जब आपकी रोडें सड़कें वहाँ तक जा रही हैं उन गांव देहातों में,
तो वो लाजमन चेंज होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, लाजमन उसने चेंज और ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेगा, ये ज़राए पैदावार चेंज करेगा। आप और हमारा क्या ताल्लुक है? आप और हम और आप उस वक्त भी कैटलिस्ट थे, आज भी कैटलिस्ट है। हम अमल अंगेज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज हमारा कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, कोई इनकलाबी का रोल नहीं होता, ये सिर्फ अमल अंगेज ही होती है और कुछ भी नहीं होता। चलो नदीम, बहुत शुक्रिया तुम्हारे वक्त का, तुम्हारे टाइम का, और इंशाल्लाह जो है फिर अगले एपिसोड में फिर हम कभी इंशाल्लाह। आपको बुलाएंगे। थैंक यू कामरान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।